हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खत्री मैथ्स क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपको वो क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को आपको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये आपका एक करली ब्रैकेट है और करली ब्रैकेट के अंदर आपकी कुछ वैल्यू रहती है। ठीक है, और इस तरह से आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है? तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डिफिनीशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डिफिनीशन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब आप बोलिएगा सर ये आया कहाँ से? तो देखिए, किसी भी चीज़ मतलब किसी भी नंबर को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोला कि 2.3, तो 2.3 को आप 2 प्लस 0.3 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोला आपको 6.5, आप इसको 6 प्लस 0.5 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? आपको मैं बोला माइनस का 3.2, तो आप इसको माइनस का 4 प्लस 0.8 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना? माइनस का 4 प्लस 0.8 के रूप में लिख सकते हैं। आपको मैंने बोला माइनस का 3.7, तो आप इसको माइनस का 4 प्लस 0.3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या है? ये वाला आपका एक नंबर है x। ये क्या है आपका? ये आपका इंटीजर दे रहा है। और ये क्या है आपका? ये फ्रैक्शन में है, डेसिमल में, तो मतलब फ्रैक्शन में। कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है वो क्या देता है? हमेशा आउटपुट इंटीजर देता है। तो अगर हम इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लें, अगर हम इसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लें तो आपका इंटीजर दे देगा। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है आपका ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालें तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा ये वाला। अगर आपको इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और यही आपका ये लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर हमको इसकी वैल्यू निकालना है तो उसका क्या होता है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे होता है मैंने समझा दिया कि किसी भी नंबर को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इंटीजर जो होता है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमें इंटीजर देता है। और जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाला पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देता है। मतलब कि किसी भी नंबर x को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डिफिनीशन। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे। अब मैं कुछ वैल्यू निकाल कर देखता हूँ। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे बोला कि निकालिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3, ठीक है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3 निकालना है तो हम फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा? हमारा x क्या है? 0.3। देखिए, मैं हर क्वेश्चन को मैं इसी फार्मूले पर बैठाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन को मैं इसी फार्मूले में बैठाऊंगा। तो आपका x क्या है? 0.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.3। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए 0.3 तो 0.3 ही होगा। अब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.3 क्या होगा? तो 0.3 का GIF होगा, हमेशा 0 होगा। दिस इज इक्वल टू 0.3। मतलब कि 0.3 का अगर आप FPF निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालेंगे, तो हमेशा क्या आएगा? 0.3 आएगा। ठीक है, अगर मैं बोला आपका 3.5 बोला इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए, FPF निकालिए, तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा? x
मतलब 3.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5। अब 3.5 का क्या होगा, 3.5 ही रहेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 हो जाएगा, और ये मिलाकर क्या देगा आपका 0.5। ठीक है, मतलब 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0.5 होगा, सॉरी 3.5 का FPF कितना होगा, 0.5 होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे बोला 2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा x के रूप में 2 लिखिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, ये हो गया आपका 2, और ये आपका GIF इसका कितना होगा, 2 का 2 ही होगा, 2 - 2 = 0 होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर आप निकालिए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -3 निकालेंगे तो क्या होगा, x के रूप में -3 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3, ये तो इंटीजर है तो ये 10 का 10 बाहर निकल जाएगा, तो -3 और +3 = 0। बात समझ में आ रहा है। अगर किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्रॉब्लम हो रही है कि सर 3.5 को 3 कैसे लिख दे रहे हो, आप -3 को -3 बाहर कैसे निकाल दे रहे हो, ठीक है, 0.3 को ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कैसे लिख दे रहे हो, तब तो फिर आपको इसमें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में कहीं ना कहीं आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर से कनेक्टेड है। तो अगर किसी ने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन वाला अगर आप वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद भी हम बहुत सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो मिक्स्ड टाइप के बनते हैं। मिक्स्ड बोले तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों आपका मिक्स रहता है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आगे दिक्कत होने वाली है, इसलिए आप वो वाला वीडियो देखिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हुआ। अगर हम निकाल देते हैं -2.8 का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालते हैं, अगर -2.8 का अगर FPF निकालते हैं तो क्या होगा, x के रूप में -2.8 हो जाएगा और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.8। अब बताइए -2.8 का GIF क्या होगा, -3 होगा। ठीक है ना, ये सारा चीज़ कन्फ्यूजन मैंने आपको बताया था, इस तरह का कन्फ्यूजन होता है तो क्या होता है। यहाँ से आपका -3 होगा, -3 बाहर निकलेगा, ये माइनस के साथ हो जाएगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी, ये -2.8 है ना, ये -2.8 और यहाँ से क्या निकला -3 जो हो गया आपका प्लस, तो ये आपका कितना हो गया 0.2। बात समझ में आ रहा है। थोड़ा और एग्जांपल देख लेता हूँ, इधर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए -4.5 तो -4.5 बोला जाए तो x की जगह पर -4.5 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.5। बात समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5। ठीक है, ये आपको इधर में कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ये हो गया। अब देखिए माइनस का 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो माइनस का 4.5 का -5 होगा, और -5 इधर आएगा माइनस होगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.5। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे बोल दूं माइनस का 4.3 का FPF क्या होगा, तो माइनस का 4.3 लिखिए, माइनस ये हो गया माइनस का 4.3। ठीक है, ये हो गया माइनस का 4.3 और ये -4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा माइनस का 5, ये इसके हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा आपका 0.7। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर आप इन सारे वैल्यू को अगर आप गौर से देखें तो आपको ये पता चल रहा होगा कि अभी तक हमने जितना भी मैंने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकाला है, चाहे आप इसका निकाला हो, चाहे इसका निकाला हो, चाहे किसी का भी निकाला हो, आपकी जो वैल्यू है हमेशा क्या है, 1 से लेस है। एक में 0.5 दिख रहा है, एक में 0.7 दिख रहा है, 0.3 दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 0.2 दिख रहा है। कहने का मतलब है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मैंने जितना भी एग्जाम्पल करवाया है उसमें आपकी सारे की जो वैल्यू है, सभी की जो वैल्यू है वो या तो 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है।
कहीं पर भी आपको 1 नहीं दिख रहा होगा, एफपीएफ 0 दिख रहा है, कहीं पर आपका आउटपुट नेगेटिव नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, तो हमेशा आपका 0 से 1 के बीच में होती है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। बात समझ में आ रहा है? हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको ये विजिबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो आपकी वैल्यू है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। 0 दिख रहा है, 0.5, 0.3 ये सब दिख रहा है, 1 कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब 1 से हमेशा लेस होता है। और ऐसे भी जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, वो 1 अपॉन समथिंग करके ऐसे होता है। ठीक है, तो वो आपका 1 से लेस ही आ जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। बात समझ में आ रहा है? ये होगा आपका। दूसरी बात आप देखिएगा तो आप 2-3 चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपका पॉजिटिव नंबर है, अगर आपका पॉजिटिव नंबर है अंदर में, अगर अंदर में पॉजिटिव नंबर है तो आप बिना फार्मूला बैठाए आप डायरेक्ट उसका फ्रैक्शनल पार्ट बता सकते हैं। जैसे डायरेक्ट इसका फार्मूला बैठा है, आप डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट बता सकते हैं। जैसे 0.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या दिख रहा है, 0.3। 3.5, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या दिख रहा है, तो 0.5। 2 आपका एक पॉजिटिव नंबर है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या दिख रहा है, तो 0 दिख रहा है, 2.0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया 0। -3, इसमें भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या दिख रहा है, 0। लेकिन अगर आपका नेगेटिव रहे, अगर आपका नेगेटिव नंबर रहे, अगर आप नेगेटिव नंबर रहे तो आप डायरेक्ट इसको देखकर 0.8 नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आपको फार्मूला से ऐसे निकालना होगा। क्यों? क्योंकि -2.8 को 2 + 0.8 लिखा जा सकता है, लेकिन -2.8 को -2 + 0.8 नहीं लिखा जा सकता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप -2 - 0.8 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिखना तो लिखते हो -3 + 0.2 लिखना होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब निगेटिव नंबर आए ना, तो निगेटिव नंबर में आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि इसका 0.8 होगा, इसका 0 होगा, इसका जो है 0.7 होगा। आप इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। आपको बेहतर क्या है कि आप फार्मूला से निकाल लें। बात समझ में आ रहा है? आप फार्मूला डालिए, आराम से निकाल लें। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर रहे तो आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कितना होगा। ठीक है ना, ये बात हुई। दूसरी बात आपका ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि जिसका आउटपुट 0 आ रहा है, जिसका आउटपुट 0 आ रहा है वो एक्चुअल में क्या है, इंटीजर है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसका मतलब कि अंदर वाला जो वैल्यू है वो कैसा है, आपका इंटीजर है। ठीक है, देखिए 2 का आउटपुट कितना आ रहा है, 0। -3 का कितना आ रहा है, 0। लेकिन उसके अलावा अगर 3.5 है तो उसका आउटपुट 0 नहीं आ रहा है, 0.3 है तो उसका आउटपुट 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आउटपुट 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो अंदर वाला वैल्यू है वो हमेशा क्या है, आपका इंटीजर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो आपको यही सब पॉइंट्स आपके क्वेश्चन बनाने में मदद करेंगे। जैसे मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 कब होगा, जब अंदर में उसकी वैल्यू इंटीजर होगी। इंटीजर है तभी आपका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जो इंटीजर नहीं है, ये 3.5 इंटीजर नहीं होता है, तो अगर इंटीजर नहीं है तो फिर उसकी आउटपुट 0 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारे चीज़ समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 से 1 के बीच में क्यों होता है। ठीक है, इसको कैसे निकाल सकते हैं। पॉजिटिव नंबर रहे तो आप देख के निकाल सकते हैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, निगेटिव नंबर रहे तो आप फार्मूला पुट करके बनाइए। बात समझ में आ रहा है? तो अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं चलता हूँ आगे। तो ये मैं हटा रहा हूं यहां से। अब देखिए,
तो ये सारे इसके प्रॉपर्टी हैं, ये सारे जो है आपके, ये सारे आपके प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर कहीं पर मैं ये लिखता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपका क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो आपका क्या दे रहा है, उसका आउटपुट 0 दे रहा है, इसका मतलब है कि x क्या होना चाहिए, x इंटीजर होना चाहिए। बात समझ में आया? x अगर इंटीजर रहेगा तभी इसका आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आया? ठीक है। अब अगर आपको ये डिफिनीशन पता चल गया है तब हम इसका आराम से ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता चल गया है तब हम इसको आराम से इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। और अभी तक हम जो कुछ भी बता रहे हैं आपको सबका ग्राफ भी साथ साथ बता रहे हैं। जैसे मैंने लॉगरिथम बताया तो उसका भी ग्राफ बताया, मॉडुलस बताया तो उसका भी ग्राफ बताया, एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर रूट फंक्शन, जो कुछ भी बताया सबका ग्राफ बताया। क्योंकि धीरे धीरे करके आपके सारे ग्राफ असेंबल होते जाना चाहिए। क्योंकि जब आप एरिया बाउंडेड बाई कर्व पढ़िएगा या फिर और कुछ भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़िएगा तो वहाँ पर ग्राफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक साथ बताने से अच्छा है कि जो चीज़ जहाँ जहाँ पढ़ते जा रहे हैं आप उसको वहाँ पर सीखते जाइए, ठीक है। और आपका ड्यूटी क्या है कि आप उन ग्राफ को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से ड्रा करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। और उसमें मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ कि इसका डोमेन ये है, रेंज ये है, तो बेशक अभी मैंने डोमेन और रेंज के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, उसके बावजूद भी जो अगर मैं बता रहा हूँ तो आप उसको ध्यान में रखिए कि इसको ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रा करता हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये 2 प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा। अभी मैं और भी प्रॉपर्टी बताऊँगा लेकिन पहले ग्राफ ड्रा करने के बाद, तो ये 2 प्रॉपर्टी तो हमेशा याद रखिएगा। पहला कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 कब होगी? जब आपका अंदर वाला वैल्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। और ये आपका डिफिनीशन हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब आइए इसके ग्राफ पर। इसका ग्राफ कैसा होगा तो देखिए, अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रा करना है तो यह है आपका y एक्सिस, यह है आपका y एक्सिस, यह है आपका x एक्सिस, यह है आपका ऑरिजिन, ये आपका मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ये आपका माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है। ये आपका है 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका माइनस का 1 है, ये आपका माइनस का 2 है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू लें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू लें, मतलब मान लीजिए कि हम 0 लेते हैं तो इसका FPF कितना होगा, 0 होगा। अगर हम 0.5 लेते हैं तो इसका FPF कितना होगा, 0.5 होगा। अगर हम 0.3 लेते हैं तो इसका FPF कितना होगा, 0.3 होगा, ठीक है ना। आप या तो फार्मूला से देख लीजिए या फिर मैं डायरेक्ट बोला हूँ, डायरेक्ट से भी आप करके देख लीजिए कि डायरेक्ट कैसा होगा। अगर 0.7 है तो क्या होगा, तो ये होगा आपका 0.7। लेकिन अगर हम 1 लेते हैं FPF तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0, क्योंकि मैंने FPF बार बार मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल जा रहा हूँ, क्या बोलूँगा, FPF होगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये इंटीजर है। अब इंटीजर का FPF क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि अगर हम 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 1 नहीं, 1 से बीच में, तो जो वैल्यू रह रहा है, जो वैल्यू है, जो हम इनपुट दे रहे हैं वही आपका आउटपुट निकल रहा है, जो हम इनपुट दे रहे हैं वही आपका आउटपुट निकल रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आपको आउटपुट निकल रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आपका आउटपुट निकल रहा है, 0 से 1 के बीच में। मतलब कैसा हो गया, तो इसका ग्राफ हो गया y = x का ग्राफ हो गया। मतलब जो इनपुट वही आउटपुट, जो इनपुट वही आउटपुट। बात समझ में आ रहा है? और y = x का ग्राफ कैसा होता है, तो y = x का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये हो गया आपका एक स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रा कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका 1 है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। ये 1 से क्रॉस तो करने का नहीं है। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसका आउटपुट तो हमेशा 1 से क्रॉस करेगा नहीं। मतलब जो हमने ऐसा लाइन ड्रा किया है उसको 1 से ऊपर तो ले जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता। इसका आउटपुट हमेशा कैसा आता है, तो 1 से कम होता है, ठीक है। जब मैं 1 रख रहा हूँ तो उसकी वैल्यू क्या दे रहा है, 0। जब मैं 1 रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, 0। मतलब कि 1 रखने पर 0 दे रहा है। तो अगर 1 रखने पर 0 दे रहा है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक हॉलो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए
0 से 1 के बीच में आप जो x ले रहे हैं वही आपका y दे रहा है, जो x ले रहे हैं वही आपको y दे रहा है, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन जब आप 1 ले रहे हैं तो आपका आंसर क्या दे रहा है 0, तो 1 पर क्या दे रहा है 0, तो 1 पर दे रहा है 0। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया 0 से 1 के बीच में ग्राफ, ठीक है। अब आते हैं हम 1 से 2 के बीच में। अब मैं इसको हटाता हूँ 1 से 2 के बीच में। अगर 1 से 2 के बीच में अगर हम 1.2 लेते हैं तो 1.2 का एपीएफ क्या होगा 0.2। अब तो मुझे डायरेक्ट फार्मूला पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ क्या है 0.2। 1.3 है तो 0.3, 1.4 है तो 0.4, 1.5 है तो 0.5, 1.9 है तो 0.9। अब अगर 2 है तो फिर से 0। क्यों भाई? तो ये आपका एक इंटीजर आ गया। अब देखिए मतलब कि अगर 1.1 है, अगर 1.1 x की वैल्यू है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगा 0.1। 1.2 है तो y की वैल्यू 0.2। मतलब कि जो y की वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, ठीक है ना, वही करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहाँ पर भी देगा। बात समझ में आ रहा है। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो ये आपका 1 से लेस ही जाएगा। 2 पर क्या दे रहा है आपका 0 दे रहा है। मतलब अगर आप, तो इसका भी ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका भी ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसका भी ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। 0 पॉइंट यहाँ पर 1.1 ले रहे हैं तो 0.1, 1.2 ले रहे हैं 0.2, 1.3 0.3, ऐसा करके चल रहा है। मतलब y की वैल्यू जो है ना इसकी और इसकी दोनों की सेम आ रही है। यहाँ पर 0.1 पर 0.1 आ रहा है, यहाँ पर 1.1 पर 0.1 आ रहा है। बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। अब जैसे ही मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 पर क्या हो जा रहा है, 2 पर x y की वैल्यू क्या हो जा रहा है 0। मतलब 2 आ रहा है तो 2 पर आपका y की वैल्यू क्या आ जा रहा है 0 आ रहा है। और ऐसा ही हर केस में चलेगा। अगर हम 2 से 3 के बीच में ले लें, 2 या 3 से पहले अगर हम इसका माइनस वाला ले लें, माइनस का थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए माइनस का लिखते हैं, तो अगर हम बोलते हैं माइनस का 1.9, अगर माइनस का 1.9 है, अगर इसके फार्मूला के अनुसार करेंगे तो माइनस का 1.9 और माइनस का 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये होगा माइनस का 1.9 और ये माइनस का 2 बाहर निकलेगा, प्लस हो जाएगा 0.1। माइनस का 1.9 मतलब मान लीजिए अगर माइनस का 1.9 यहाँ पर है तो आंसर देगा 0.1। माइनस का 1.8 आंसर देगा 0.2, ये देगा ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और ये आपका हो जाएगा ऐसे। 0 पर क्या देगा, जब हम अगर 0 रखेंगे तो क्या देगा, तो 0 पर दे देगा 0। मतलब कि यहाँ पर आपका ओपन होना चाहिए और ये आपको हो जाना चाहिए वैल्यू। 0 पर क्या देगा 0 देगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से आपका ये ग्राफ रिपीट करते रहेगा। अगर आप 2 से 3 के बीच में लीजिए, अगर आप 2 से 3 के बीच में लीजिएगा 2.1 तो वही 0.1, 2.2 0.2, 2.3 0.3। जैसे ही 3 लीजिएगा तो फिर एपीएफ क्या हो जाएगा 0। मतलब 2 से 3 के बीच में कैसा होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिएगा, हाँ ऐसा होगा, ठीक है। 3 पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से आपका आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। 4 पर ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1 पर। देखिए थोड़ा हैंड से कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ये आपका माइनस का 2। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया ग्राफ, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हो गया। बात समझ में आ गया। ये आपका ग्राफ हो गया और ये आपका आगे भी चलते रहेगा। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हो गया। बात समझ में आ रहा है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेस, क्योंकि 1 पर देखिए सबका ओपन है। बात समझ में आ रहा है। तो आप ग्राफ देखकर क्या बता सकते हैं कि इस जो फंक्शन है एफपीएफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा। तो उसका डोमेन क्या होना चाहिए, तो उसका डोमेन होना चाहिए -∞ से लेकर +∞ के बीच में। मतलब कि -∞ से +∞ के बीच में आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। हाँ ये ज़रूर है कि आउटपुट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो 0 से 1 के बीच में ही मिलेगा, या तो 0 या 0 से 1 के बीच में, लेकिन आपको आउटपुट मिलेगा। आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चाहे आप निगेटिव ले लीजिए, चाहे पॉजिटिव ले लीजिए, चाहे 0 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपकी वैल्यू आपके आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ
एक्स एक्सिस पर कहाँ तक एक्सपेंड किया हुआ है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक किया हुआ है। इसका मतलब कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। अब आइए रेंज पर, तो रेंज क्या होता है, तो किसी भी ग्राफ का वाई एक्सिस पर जहाँ तक एक्सपेंशन रहता है, जहाँ तक वाई एक्सिस पर फैलाव रहता है, वही आपका क्या होता है, रेंज कहलाता है। तो वाई एक्सिस पर कहाँ तक फैलाव है, ना तो नीचे दिख रहा है ग्राफ, ना 1 से ऊपर दिख रहा है, 0 से 1 के बीच में दिख रहा है, 0 से 1 के बीच में दिख रहा है, वो भी 1 भी नहीं दिख रहा है क्योंकि 1 पर आपका 0 हो जाता है। बात समझ आ रहा है? तो वाई एक्सिस पर ग्राफ का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में। तो हमारा रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा हमारा 0 से 1 के बीच में। 1 पर हम ओपन रखे हैं क्योंकि 1 जो है 1 पर आपकी वैल्यू नहीं ले रहा है, 1 आपका नहीं हो रहा है, 1 जब आप कर रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। 0 को क्लोज रखे हैं क्योंकि 0 इंटीजर वाला जो पार्ट होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है, जिसका रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक चीज़ और अगर इसमें मैं ऐड करना चाहूँ तो आप देख रहे हो कि ये ग्राफ जो है ना वो एक पीरियोडिक ग्राफ है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक ग्राफ ये होता है कि एक निश्चित इंटरवल के बाद, एक निश्चित इंटरवल के बाद वो ग्राफ का जो पैटर्न है वो रिपीट होता है। अगर एक निश्चित इंटरवल पर अगर ग्राफ का पैटर्न रिपीट होता है तो वैसे ग्राफ को हम बोलते हैं पीरियोडिक ग्राफ। तो ये वाला जो ग्राफ है आपका एक पीरियोडिक ग्राफ है। क्यों? कि 0 से 1 के बीच में जो आपका दिख रहा है, 0 से 1 के बीच में जैसा ग्राफ दिख रहा है वैसा ही ग्राफ आपका 1 से 2 के बीच में भी है, वैसा ही ग्राफ 2 से 3 के बीच में भी है। ठीक है, और ऐसे आगे चलता हुआ ऐसा ही ग्राफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर है। इसका मतलब कह सकते हैं कि आपका एफपीएफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक आपका पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक ग्राफ है, जिसका पीरियड कितना है, पीरियड मतलब कितने टाइम पर इंटरवल पर वो रिपीट कर रहा है, तो उसका पीरियड है 1, क्योंकि 1 पर आपका वो रिपीट कर रहा है, 1 पर उसका ग्राफ रिपीट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और डिटेल्स में हम चर्चा आपको फंक्शन में करेंगे, आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उसको ध्यान में जरूर रखिएगा, कहीं पर तो भैया आपको काम आ सकता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। उसका पीरियड कितना होता है, तो पीरियड 1 होता है। 1 क्यों हो रहा है, तो हर एक 1 लेंथ पर ये फंक्शन जो है, फंक्शन का ग्राफ जो है आपका रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। कितना पीरियड है उसका, 1 मतलब कि 1 लेंथ का पीरियड है। बात समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, ग्राफ में कैसे ड्रा किया वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके प्रॉपर्टी पर। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक मैंने डिस्कस किया क्या कि एफपीएफ की जो वैल्यू होती है वो 0 या 0 के बराबर 1 से छोटा होता है, मतलब 0 से 1 के बीच में होता है और 0 भी इंक्लूड रहेगा। बात समझ में आ रहा है? एक प्रॉपर्टी तो वो है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ये बात किया कि अगर भी किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की आउटपुट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर का जो इनपुट है वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर। वो भी प्रॉपर्टी है, आप उसको प्रॉपर्टी में लिख लीजिएगा। वो 2 प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब मैं 3-4 प्रॉपर्टी और डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलिए इसके बारे में देखता हूँ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या है इसका, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं उसी को रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा मैंने बताया कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू कैसा है, एक्स का वैल्यू एक इंटीजर है। बात समझ में आया? तीसरा है आपका, इसको एक सेकेंड ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट की अगर आउटपुट अगर आपका 0 है, इसका मतलब कि उसका वो जो उसका जो आपका इनपुट होगा वो कैसा होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर का ही आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, कैसा होता है, मैंने बता दिया। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है,
तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का एन हो, ठीक है, तो ये आपका आउटपुट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एन कैसा है, तो एन आपका इंटीजर है। बात समझ में आ रहा है। अगर इसका कहने का मतलब ये हुआ, कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर आपका कोई इंटीजर हो, अगर आपका कोई इंटीजर है तो इंटीजर वहाँ से वो इंटीजर को डाइजेस्ट कर जाता है और आपका आउटपुट क्या बचता है, सिर्फ आपका आउटपुट बचता है जो इंटीजर ना हो, ठीक है। जैसे अगर x प्लस आपका इंटीजर n है तो आपका आउटपुट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। n को वो क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर यहीं पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते थे, तो उसमें क्या होता था कि आपका इंटीजर वाला पार्ट बाहर निकल जाता था, लेकिन अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो यहाँ पर इंटीजर वाला पार्ट क्या होता है, वो डाइजेस्ट कर जाता है। ये कैसे होता है आप चेक कर सकते हैं। आप एक दो एग्जांपल से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए कोई विशेष स्पेशल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जांपल से देख लीजिए। जैसे मैं आपको बोला 3.5 प्लस का 5, ठीक है, 3.5 प्लस का 5, ठीक है ना। तो अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर FPF निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालना है, तो आप डायरेक्ट इसका निकालिए 3.5 का। क्यों, ये 5 जो है अगर ना भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डाइजेस्ट कर जाता है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 3.5 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या आएगा, 0.5। ऐसा क्यों आता है, आप यहाँ से करके देख लीजिए। अगर आप इसको मान लीजिए इसको ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 8.5। तो 8.5 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर आप इसको फार्मूला से देखना चाहते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप फार्मूला से देखना चाहते हैं तो आपको तो मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये मैंने आपको अभी बताया। अगर हम एक्स ना लिख कर हम एक्स प्लस एन लिखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एन माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन। और मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताया था कि अगर उसके अंदर कोई इंटीजर हो तो इंटीजर को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एन माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और ये प्लस एन बाहर निकलेगा, ये माइनस के साथ ये माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये प्लस एन से माइनस एन कैंसिल आउट, बचेगा क्या, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बात समझ में आ गया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर अगर कोई इंटीजर है तो आप इंटीजर को हटा दीजिए, आप आराम से उस वैल्यू का FPF निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अगर x प्लस एन है तो n को क्या कर गया, डाइजेस्ट कर गया, मतलब वो हजम कर जाता है। आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में इंटीजर को हमेशा हजम कर देता है। इंटीजर को हजम करता है तभी तो आप किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती। मैंने तो बताया था अभी आपको कि किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में अगर आप इंटीजर को निकालते हैं वैल्यू तो उसका आउटपुट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हुई बात आपकी, ये प्रॉपर्टी नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज पढ़ने वाला है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आइए चौथा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का x इक्वल टू क्या होगा आपका, ये आपका होगा 0 जब आपका x कैसा हो, इंटीजर हो, और ये होगा 1 जब आपका x इंटीजर ना हो। बात समझ में आ रहा है। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का x हो, तो अगर आपका x इंटीजर होगा, अगर ये x इंटीजर होगा तो इसकी आउटपुट क्या होगा, 0। अगर आपका x इंटीजर ना हो, अगर आपका x इंटीजर ना है तो इसकी आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आया। जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताया था कि अगर ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं उसको कंपेयर करा रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है जब आपका x इंटीजर होता है, और माइनस का 1 आता है जब आपका x इंटीजर नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, x इंटीजर तो 0 है, अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई नॉन इंटीजर वैल्यू ले लिए, x इक्वल टू 2.5 ले लिए, तो 2.5 जो है ना, ये 2.5 अब प्लस माइनस का 2.5,
इसका निकालेगा तो 0.5 आएगा और इसका भी निकालेगा तो 0.5 आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो अगर आपका एक्स इंटीजर नहीं है तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर आप एक्स इंटीजर ले लीजिए मतलब x इक्वल टू 2 ले लीजिए तो 2 लीजिए प्लस का माइनस का 2, तो इसका भी 0 इसका भी 0, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 5। ये चारों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर आइए 5 में, इसको मैं हटा देता हूँ, याद रखिएगा। प्रॉपर्टी याद है क्वेश्चन बनेंगे, प्रॉपर्टी याद नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो इसलिए आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ आप उसको ध्यान रखिएगा। आइए प्रॉपर्टी नंबर 5 में आइए। प्रॉपर्टी नंबर 5 बताता है, ये हालांकि इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक तरह से जनरलाइजेशन ही है। अगर आपको 4 प्रॉपर्टी पता है तो फिर इसको आराम से कर सकते हैं कि f1 से बड़ा है या इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड लेस देन f2 है, ठीक है। ये सबसे पहली बात है कि जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो आपका x होता है वो हमेशा क्या होता है 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो अगर हम f1 से बड़ा f2 लिख रहे हैं तो ये f1 f2 भी जो है ना, ये f1 f2 भी है वो हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में है 0 से 1 के बीच में ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहीं पर डायरेक्ट अगर ऐसा लिख दूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है आपका f1 से f2 के बीच में है, तो जो f1 f2 जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, वो भी 0 से 1 के बीच में ही होंगे, क्योंकि मैंने तो पहले ही बता रखा है कि आपका जो यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर अगर 1 रख दिया तो इक्वलिटी साइन लिखना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 1 के बीच में। तो अगर आपका ये प्रॉपर्टी है तो अगर आपका f1 f2 अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है f1 f2 के बीच में है तो f1 f2 भी 0 से 1 के बीच में ही होगा। बात समझ में आ रहा है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालना है कि अगर ये है तो इसका दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करता है, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है। तो हम एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, मैं एक एक करके थोड़ा डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, तो ये वाला पोर्शन ये बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू f1, ठीक है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू f1। बात में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है उसका आउटपुट हमेशा क्या आता है, इंटीजर। तो अगर हम इंटीजर को n मान लें, तो x माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू f1, तो यहाँ से x क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस f1। बात समझ में आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस f1, ये हो गया। तो ये वाली बात हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पर आइए, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन f2। ये क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन f2। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को n मान लें मतलब इंटीजर तो होगा ही होगा, बस इंटीजर के बदले में हम n लिख रहे हैं, तो x माइनस का n लेस एंड इक्वल टू f2, तो दिस इंप्लाइज x इज लेस एंड इक्वल टू n प्लस f2। बात समझ में आ रहा है, जहाँ n क्या आपका इंटीजर है। तो अगर कहीं पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x f1 से f2 के बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज आपका क्या होगा, x कहाँ से कहाँ तक होगा, तो x आपका होगा n प्लस f1 से बड़ा और n प्लस f2 से छोटा या n प्लस f2 से छोटा। बात समझ में आ रहा है। वहाँ पर आपका n क्या है, n आपका है इंटीजर। बात समझ में आ रहा है, n आपका क्या है, n आपका है इंटीजर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको टोटल मैंने 5 प्रॉपर्टी बताया है, 5 प्रॉपर्टी से ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आपको बस समझना मेनली आपके 4 ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपका 5वां प्रॉपर्टी थोड़ा एडवांस प्रॉपर्टी है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं आता हूँ कुछ 2-4 क्वेश्चन करता हूँ इस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन करता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद मैं और एडवांस लेवल का क्वेश्चन करूंगा कल की क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन आता है वो बहुत ज़्यादा
मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। तो आज की क्लास में हम दो चार क्वेश्चन जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं कि जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, जो मैंने आपको ग्राफ बताया और जो मैंने आपको 4-5 प्रॉपर्टी बताया, उस 4-5 प्रॉपर्टी को आप अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, एन कहाँ से लाया, तो एन एक इंटीजर है जो कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बदले में लिख दिया, ठीक है। अब बाद में मैंने यहाँ समझा भी दिया कि एन क्या आपका एक इंटीजर है, ठीक है। f1 f2 क्या होगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि जब पहले ही पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में होता है तो f1 भी 0 से 1 के बीच में ही होगा, f2 भी 0 से 1 के बीच में होगा। बात समझ में आ गया? तो ये हुआ आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का प्रॉपर्टी। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम आपको ये बोले, अगर हम आपको ये बोले कि पहला क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 5/2। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ x की वैल्यू बताइए क्या होगा, x की वैल्यू बताइए क्या होगा। आप आंसर क्या देंगे, तो देखिए सबसे पहले देखिए बहुत सिंपल सा स्टार्ट किया हूँ। तो सबसे पहली बात कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ये आपको पता है, मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। लेकिन यहाँ पर जो 5/2 है, ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5/2 को आप 2.5 लिख सकते हैं ना। एंड 2.5 क्या है, 1 से बड़ा है। 2.5 क्या है, 1 से बड़ा है। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है क्या, जब मैंने ही आपको पहले ही बता रखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में है, तो ये 2.5 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। ऐसा कोई x की वैल्यू आएगा ही नहीं जिसके लिए आपका आउटपुट 2.5 होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आउटपुट तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब हुआ कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 5/2 दिया हुआ, इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। x की वैल्यू 5 बोलिए या फिर बोलिए नो सॉल्यूशन। अब 5 मतलब होता है कि इम्पटी होता है, ठीक है ना। आप या तो वो बोलिए या फिर बोलिए नो सॉल्यूशन, मतलब कोई x का ऐसा वैल्यू ही नहीं होगा जिसके लिए आपका आउटपुट 5/2 दे। क्यों? क्योंकि आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आउटपुट हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 1 के बीच में होता है। बात समझ में आ गया? सिंपल सा था बट ज़रूरी है। दूसरा, अगर मैं आपसे बोल दूँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटर या इक्वल टू 2। अब मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, थोड़ा सोच के बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है, तो फिर से वही बात कि आपका बोल रहा है कि इसका आउटपुट या तो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आपका आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्या बोलिएगा, नो सॉल्यूशन, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। बात समझ में आया? ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1/2। यहाँ से वैल्यू बताइए, यहाँ से आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आउटपुट क्या है, 1/2। 1/2 मतलब 0.5। 0.5 मतलब कि 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू फाइंड आउट होगा। क्या फाइंड आउट होगा, तो x की वैल्यू कोई आप ये 0.5 है तो कोई बोल देगा कि 0.5 रखिए सर, 0.5 रखिएगा तो 0.5 आएगा। कोई बोलेगा 1.5 रखिए सर, 1.5 रखिएगा तो 0.5 आएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इसके वैल्यू हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x को हम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसकी आउटपुट हमेशा कैसा देगा, एक इंटीजर देगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, n प्लस 1/2। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या होगा, n प्लस 1/2, जहाँ n क्या है आपका इंटीजर है। बात समझ में आ रहा है, मतलब n की कोई भी वैल्यू रखिए
ठीक है। एन की एन आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर। अगर 1 रखिएगा तो 1 + 1/2 मतलब 3/2, उसका भी आउटपुट 1/2। एन इक्वल टू 1 रखिएगा तो 1 + 2 रखिएगा तो आपका 5/2, उसका भी आउटपुट 1/2। बात समझ में आ रहा है। इसलिए हम इसको क्या कर दिए, जनरलाइज कर दिए, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो वैल्यू होगा, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ होगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ होगा, इसलिए मैंने उसको यूज कर दिया, एन के रूप में यूज कर दिया, और मैंने बता दिया कि एन की वैल्यू क्या होगी, एन आपका एक इंटीजर है। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका कुछ सिंपल क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और मैं कर लेता हूं, इसको मैं यहां से हटाता हूं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। तीसरा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन 1/3। बात समझ आ रहा है। अब बोले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एक्स की वैल्यू क्या होगा बताइए, फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहली बात कि आपका बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू जो होना चाहिए ना, वो लेस देन 3 होना चाहिए। ठीक है, वो कैसा बोल रहा है आपका कि आपका लेस देन 3 होना चाहिए। तो लेस देन 3 तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको भी पता है कि लेस देन 3 तो ठीक है, लेस देन 1/3 तो ठीक है, क्योंकि ये 1 से छोटा है। लेकिन एक बात और भी आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो ये वाला बात तो आप खुद ही लगा दीजिए। बात समझ आ रहा है। एक चीज़ आपको ये भी तो पता है ना कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन 1/3 है तो एक अंडरस्टूड है कि ये 0 से भी बड़ा होगा। तो ये मैंने यहाँ लगा दिए। अब देखिए इसको क्या आप एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिख सकते हैं, लेस देन 1/3। ठीक है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसको मान लीजिए, इसका आउटपुट तो हमेशा एक इंटीजर देगा, इंटीजर को मैंने एन मान लिया। तो अगर आप क्या कीजिए, सब तरफ जो है मान लीजिए इसका आउटपुट अगर माइनस का एन दे रहा है तो हम क्या करें, सब तरफ आप एन को ऐड कर दीजिए। बात समझ आ रहा है। मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा आपका एन से लेकर एन + 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एन क्या है आपका, एन आपका इंटीजर है। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि एन की वैल्यू अगर 1 लीजिएगा तो 1 से लेके 4/3 आपका एक सॉल्यूशन हो सकता है। एन की वैल्यू 2 लीजिएगा तो 2 से लेके 7/3 ये आपका सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर आप कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कि आपको लिखना चाहिए, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। यूनियन ऑफ एन इज इंटीजर, और ये हो गया आपका n से लेकर n + 1/3। ये लिखने का तरीका है कि अगर आप n को 1 लिखे, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आप n को 1 लिखे तो 1 + 1/3 ये भी आंसर हो सकता है, या अगर n को 2 लिखे तो 2 से लेकर 2 + 1/3। यूनियन n को 3 लिखे तो 3 से लेकर 3 + 1/3। बात समझ में आ रहा है। तो इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख दिए, यूनियन ऑफ n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर दिस से दिस। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन। बात समझ में आ गया ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको, मतलब इस तरह का आपको बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए। एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ये 4 है तो मैं 5 भी कर लेता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। बात समझ आ रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं n क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो इसलिए हम इंटीजर के बदले में n यूज कर लिया। यहाँ पर यूनियन क्यों लिख दिया, क्योंकि n का 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो डिफरेंट आपके आंसर बनेंगे। तो मैं इकट्ठे सबको क्या कर रहा हूँ, यूनियन कर दिया, यूनियन, और यहाँ लिखा कि n क्या है आपका इंटीजर है, और ये आपको लिख दिया। बात समझ में आ गया। अब मैं 5वां क्वेश्चन है कि एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है। तो 0.5 से तो बड़ा होता है, ये तो पता है, लेकिन एक बात मुझे और भी पता है कि 1 से छोटा भी होता है। ये चीज़ ये अंडरस्टूड है मेरे को। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेकिन लेस देन 1, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। पिछले क्लास में 0 से बड़ा होगा, ये चीज़ मुझे पता था, तो जो पता था तो उसको मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है ना। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 1।
ठीक है ना। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को हम n मान लिए क्योंकि इसका आउटपुट तो हमेशा इंटीजर ही देना है, ठीक है। तो n मान लिए तो हम n सब तरफ जोड़ देते हैं n, तो ये हो गया x लेस देन 1 प्लस 1/n। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से आपका x की वैल्यू आ गया आपका n प्लस 1/2 से लेकर 1/2 से लेकर कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये 1/n कैसे हो गया, 1 प्लस n होगा ना, ये आपका n इधर जाएगा तो 1 प्लस n होगा, तो होगा n प्लस 1 तक होगा, ठीक है। n क्या आपका इंटीजर है, और कायदे से लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए यूनियन ऑफ n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर n प्लस 1/2 n प्लस 1, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने लेस देन, ग्रेटर देन, अगर 1 से बड़ा होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 1 से छोटा है तो क्या आएगा, इस तरह से मैंने कुछ सिंपल 4-5 क्वेश्चन करा दिए, 5 प्रॉपर्टी बता दी है आपको डेफिनेशन बता दिया, आपको ग्राफ बता दिया। इस तरह से आपका कंप्लीट आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यहाँ पर आपका एंड होता है, ठीक है। कल की क्लास में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन है, तो क्लास ज़रूर देखिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी चीज़ को, अगर आपको मैंने पहले ही बताया कि किसी भी नंबर को x को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया कि आपको जो है किसी भी नंबर x को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के रूप में लिख सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन में इतना बड़ा बड़ा लिखना हर जगह सही नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है। तो हम वहाँ पर हम x इक्वल टू हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम i से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता ही अल्टीमेटली कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसकी आउटपुट हमेशा इंटीजर ही देता है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम f से डिनोट किया करते हैं। क्यों? क्योंकि f मुझे पता ही है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम फ्रैक्शन ही देना है, फ्रैक्शन को हम f से डिनोट कर देते हैं। बात समझ में आया? तो ये हम हमेशा लिखा करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बदले में हम i यूज कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर ही देना है। अब इंटीजर को हम i से डिनोट करते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को x को हम जो f से डिनोट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आउटपुट हमेशा फ्रैक्शन में ही देना है। अब फ्रैक्शन को हम f से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा लिखने से थोड़ा क्या होता है, थोड़ा देखने में थोड़ा सा सिंपल टाइप का लगता है, जिससे कि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बनाने में भी इंटरेस्ट आता है। अदरवाइज ये जहाँ जहाँ ऐसा ऐसा दिखता है तो बिना मतलब के दिमाग को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। अदरवाइज ये है टॉपिक बहुत आसान, अगर इसकी बेसिक चीज़ों को अगर समझ गए, अगर आप समझ गए तो है टॉपिक बहुत आसान, अगर नहीं समझे तो फिर है टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट, ठीक है। किसी को स्टूडेंट को पूरा 11-12 खत्म हो जाता है तो भी उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की ABCD भी नहीं समझ में आती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, ताकि फ्री में एक बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन आपको मिल सकता है, ठीक है ना। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस लॉकडाउन में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैथ के वो सारे पोर्शन कंप्लीट कराऊं जिसमें लोगों का डर बना रहता है। मेरी पूरी कोशिश वही है, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर क्लास चलाएंगे, लेकिन अभी हमारी है कि अभी हमारा पूरा एम है कि मैथ के प्रति डर खत्म किया जाए। मैथ में डर कौन कौन सा सब्जेक्ट में होता है? एक तो आपका इन सारे सब्जेक्ट में होता है। दूसरा, जब आप 11th का स्टूडेंट है तो आपको एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। और जब आप 12th में है तो एक टॉपिक आती है प्रोबेबिलिटी, उसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कराऊँ, मतलब इन लॉकडाउन में, आगे तो चलता ही रहेगा, मतलब लॉकडाउन में हमारी टारगेट है कि प्रोबेबिलिटी ख़त्म कराऊँ 12th के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए परमुटेशन कंप्लीट कराऊँ। फिर 12th वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा परेशानी रहती है इंटीग्रेशन में उसको पूरी ज़्यादा, मतलब कि पूरा वो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ लेते हैं, लेकिन उनकी इंटीग्रेशन उनकी अच्छी नहीं हो पाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे टॉपिक को मैं टच करूँ जिससे कि आपका बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो। बेसिक मैं बार बार बोलता हूँ, मतलब कि आपका सिलेबस का ही बेसिक में बोलता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर किसी का इंटीग्रेशन बहुत मजबूत है तो उसका इंटीग्रल कैलकुलस पूरा मजबूत रहेगा। क्यों? क्योंकि चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, चाहे एरिया बाउंडेड बाय कर्व बनाइए, चाहे डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाइए, ठीक है, चाहे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बनाइए, सब सारे में आपको इंटीग्रेशन का यूज, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज होता है, ठीक है ना। तो मेरी वही पूरी कोशिश है, मैं उसी कोशिश के साथ लगा हुआ हूँ। बस ज़रूरत है आपका साथ का। अगर आपका साथ मिलता रहा, अगर आप अच्छा रिस्पांस देते रहें, क्योंकि आपका रिस्पांस ही हमारा मोटिवेशन का एक सोर्स है।
आप जितना अच्छा रिस्पांस देंगे उतना ही ज़्यादा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप बेहिचक आप उसको बताइए कि सर आपको इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और अगर अच्छा लगता है तो फिर आप उसको अप्रिसिएट भी कीजिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बताना आपका अधिकार है तो अप्रिसिएशन भी आपका अधिकार बनता है कि आप जो है अगर आपको अच्छा लगे तो आप अप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।